Hello everyone and a warm welcome to Achievers YouTube channel. नमस्कार दोस्तों, स्वागत है सभी का अचीवर्स यूट्यूब चैनल पर। तो कैसे हैं आप लोग? आशा करता हूं कि शानदार तरीके से आप अपनी लाइफ को एंजॉय कर रहे हो, अपने घर में होंगे और कुशल मंगल होंगे। दोस्तों, आज आप लोग के सामने सीएचएस का क्वेश्चन मैं सॉल्व करने वाला हूं। ये जो क्वेश्चन है वो 10 अक्टूबर 2020 को हुआ था और ये शिफ्ट 2 में क्वेश्चन पूछा गया था। ठीक है, तो जो लोग हमारे चैनल पर न्यू जुड़े हैं उन्हें मैं बता दूं कि यहाँ पे एलडीसी का यानी सीएचएसएल का क्वेश्चंस कराया जा रहा है, जीके जीएस का। ठीक है, अगर जो आप लोग का रिस्पॉन्स अच्छा रहेगा तो यहाँ पे इंग्लिश का भी स्टार्ट किया जाएगा, मैथ्स का भी, रीजनिंग का भी। तो वो डिपेंड करता है आप लोग के रिस्पॉन्स पे। ठीक है, तो यहाँ पे अभी सेट नंबर 1 करा दिया चुका है। ये जो है वो सेट नंबर 2 है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे एनटीपीसी का भी सेट हो चुका है। लगभग यहाँ पे 36 सेट हो चुका है। तो जो लोग एनटीपीसी का एक्सपीरियंस है, जो लोग एनटीपीसी का फॉर्म फिल किए हुए हैं, उनको लिए है कि आप लोग जाएं और एनटीपीसी का आपका एक प्लेलिस्ट होगा, वहाँ पे जाएं और आपका 36 लेक्चर सारा अवेलेबल होगा। अभी 1-2 लेक्चर और आ जाएगा आप लोग के लिए, तो बस आप लोग बने रहिए। ये जो है वो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि जो भी आपका एग्जाम होता है वो प्रीवियस ईयर बेस्ड होता है। मतलब अगर जो आपको कोई एग्जाम को टैकल करना है तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको पूरे एग्जाम का एनालिसिस करना पड़ेगा। एनालिसिस बोले तो कि प्रीवियस एग्जाम कैसा, प्रीवियस में जो भी क्वेश्चन था वो किस लेवल का पूछ रहा था, तो उसके लिए क्या करना होगा, प्रीवियस का क्वेश्चन लगाना पड़ेगा आप लोग को। तो इसीलिए आप लोग की तैयारी को और दृढ़ करने के लिए और मजबूत करने के लिए और एक अच्छी डायरेक्शन देने के लिए हमारी टीम के द्वारा लाया गया ये आपका 25 क्वेश्चंस का मॉक, वो भी जीके जीएस का। बहुत सारे स्टूडेंट्स होते हैं जिनका मैथ्स अच्छा रहता है, रीजनिंग अच्छा रहता है, इंग्लिश अच्छा रहता है, लेकिन वो जीके जीएस में बहुत कम मार्क्स कर पाते हैं। ठीक है, तो उन लोगों के लिए है कि आप लोग बस जुड़े रहिए, वीडियो क्लास देखते रहिएगा। आप लोगों को काफ़ी अच्छे अच्छे तरीके से समझाया जाएगा और अच्छे अच्छे क्वेश्चंस को सॉल्व किया जाएगा, जो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट होगा। ठीक है, तो बस वीडियो को लास्ट तक बने रहिएगा और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर कीजिएगा। जो हमारे चैनल पर नए हैं उनसे मेरा रिक्वेस्ट है, प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें एवं बेल आइकन को दबाकर ऑल पे टाइप करें। उससे क्या होगा, जो भी हमारे साइट से रेगुलर अपडेट होगा वो आपको सबसे पहले मिल सकेगा। ठीक है, तो चलिए आज का पहला क्वेश्चन से रूबरू होते हैं। पहला क्वेश्चन है, कंप्यूटिंग के क्षेत्र में ENIAC का पूर्ण रूप क्या है? ENIAC का फुल फॉर्म पूरा पूछ रहा आपसे। ठीक है, तो E फॉर हो गया इलेक्ट्रॉनिक, N फॉर न्यूमेरिकल, I फॉर इंटीग्रेटर एंड C फॉर कंप्यूटर। तो जो अब ENIAC है ये आपका द इनिक है, ये मतलब जो इनिक इसको बोलते हैं, तो द इनिक वाज द फर्स्ट इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर यूज फॉर जनरल पर्पस। ये जो इनिक है इसको पहली बार यूज किया गया, ये फर्स्ट इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर था और इसको जनरल पर्पस के लिए यूज किया गया था। ठीक है, इसको जैसे आपका संख्यात्मक संख्याओं को हल करने के लिए किया गया था। और इस इनिक का जो खोज किया गया था यानी ENIAC का खोज किया गया था जॉन प्रेपर एकर्ट और जॉन मैचली द्वारा। ठीक है, किसके द्वारा किया था? जॉन प्रेपर एकर्ट और जॉन मैचली। ठीक है, इसे यूनाइटेड स्टेट्स आर्मी के बैलिस्टिक रिसर्च लेबोरेटरी के लिए आर्टरी फायरिंग टेबल की गणना करने के लिए खोज किया गया था। ठीक है, तो एनिक जो है उसको ये फर्स्ट इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर है और इसको जनरल पर्पस के लिए यूज किया गया था और इसका खोज कौन किया था? जॉन प्रेपर एकर्ट और जॉन मैचली। ठीक है, तो ये आपका पहला क्वेश्चन था। अब मूव करते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, किस वास्तुकार ने नई दिल्ली के लोटस टेम्पल को डिजाइन किया था? काफी शानदार प्रश्न है। जो लोग दिल्ली गए होंगे वो लोग लोटस टेम्पल जरूर विजिट किए होंगे। काफी शानदार टेम्पल है और काफी मतलब उसका जो बिल्कुल कमल के आकार में ये टेम्पल है। ठीक है, ये टेम्पल बस नाम का है, लेकिन यहाँ कोई भी देवी देवताओं से इनका कोई भी वास्ता नहीं है। यहाँ पे कोई भी देवी देवता का फोटोज नहीं है या फिर मूर्ति नहीं है। ठीक है, स्टेचू नहीं है। तो ये जो है वो आपका लोटस टेम्पल है, वो ईरान के वास्तुकार के द्वारा डिजाइन किया गया था। कहाँ किया गया था? ईरान के वास्तुकार के द्वारा डिजाइन किया गया था। इसको बोलते हैं कमल मंदिर भी बोलते हैं। और ये दिल्ली के नेहरू प्लेस, समझे, नेहरू प्लेस, दिल्ली में एक जगह है नेहरू प्लेस, वहाँ पे स्थित है। ठीक है, और जो ये आपका ईरान के जो वास्तुकार थे उनका नाम था परवेज सहवा। क्या था? परवेज सहवा के द्वारा ये लोटस टेम्पल को डिजाइन किया गया था। ठीक है, यह एक बहाई यानी ईरानी धर्म संस्थापक बहाउल्लाह के अनुयायी थे। ठीक है, और ये मतलब आपका यह एक बहाई उपासना स्थल है। ठीक है, यह एक जो है वो आपका बहाई उपासना स्थल है। ठीक है, तो ये हमारा आज का सेकंड प्रश्न था जो कि लोटस टेम्पल से संबंधित था और ये ईरानी वास्तुकार के द्वारा डिजाइन किया गया था। इनका नाम क्या था? परवेज सहवा। ठीक है, अब मूव करते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, भूटान का राष्ट्रीय खेल क्या है? काफी शानदार प्रश्न है कि भूटान हमारा नेबरिंग कंट्री है, हमारे पड़ोसी देश है।
तो इसका जो राष्ट्रीय खेल है वो तीरंदाजी है। क्या है? तीरंदाजी है। ताइक्वांडो किसका है? ताइक्वांडो जो है वो आपका साउथ अफ्रीका का है। कहाँ? सॉरी, साउथ अफ्रीका नहीं, साउथ कोरिया का है। सॉरी, माफ कीजिएगा, साउथ कोरिया का ताइक्वांडो है। ठीक है, तीरंदाजी हो गया आपका भूटान का। भूटान का कैपिटल कहाँ है? थिम्पू है। कहाँ है? थिम्पू है। तो ये सब आपका इंपॉर्टेंट फैक्ट था भूटान के लिए। अब मूव करते हैं अगले प्रश्न। अगला क्वेश्चन देखते हैं, इनमें से कौन सा देश मानव अंतरिक्ष मिशन गगनयान के लिए चुने गए अंतरिक्ष यात्रियों के स्वास्थ्य की निगरानी के लिए भारतीय उड़ान सर्जनों को प्रशिक्षित करता है? तो ये फ्रांस के द्वारा मानव अंतरिक्ष मिशन गगनयान के लिए चुने गए अंतरिक्ष यात्रियों के स्वास्थ्य की निगरानी के लिए भारतीय उड़ान सर्जनों को प्रशिक्षित करता है। इसे तो किया जाता है फ्रांस के द्वारा किया जाता है। तो ये हमारा आज का चौथा प्रश्न था। अब मूव करते हैं अगले प्रश्न। अगला प्रश्न है, 5 दिसंबर 2019 में किस देश के अंतरिक्ष स्टेशन से इथोपिया का पहला उपग्रह लॉन्च किया गया है? मतलब किस देश के द्वारा इथोपिया का पहला उपग्रह लॉन्च किया गया था? तो ये चाइना के अंतरिक्ष स्टेशन के द्वारा, चाइना के द्वारा इथोपिया का पहला उपग्रह लॉन्च किया गया था और इस उपग्रह का नाम था इथोपियन रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट। क्या था नाम? था इथोपियन रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट था। ठीक है, जिसका प्रक्षेपण चीन के अंतरिक्ष स्टेशन से किया गया था। इस प्रक्षेपण के साथ इथोपिया अंतरिक्ष में उपग्रह भेजने वाला 11वां अफ्रीकन देश बना था। ठीक है, ये 11वां अफ्रीकन देश बना था आपका इथोपिया, वो आपका अंतरिक्ष में अपना प्रक्षेपण करने वाला। अफ्रीका में जो इससे पहले 10 कंट्री भेज चुका था, ये 11वां कंट्री बना था। ठीक है, अफ्रीका देश में मिस्र सबसे पहले 1998 में, अफ्रीका कॉन्टिनेंट के मिस्र एक ऐसा कंट्री है जो कि 1998 में पहला उपग्रह लॉन्च किया गया था। ठीक है, ये आपका इथोपिया था जो कि चाइना की सहायता से आपका ये 11वां सैटेलाइट लॉन्च किया, ये अफ्रीकन कंट्री लॉन्च किया गया। ठीक है, अब मूव करते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, दिसंबर 2019 में कितने पश्चिम अफ्रीकी देशों ने अपनी उभरनिष्ठ मुद्रा का नाम CFA फ्रैंक से बदलकर इको करने की सहमति जताई थी? ये कुल 5 देश था जो कि अपना उभयनिष्ठ मुद्रा का नाम CFA फ्रैंक से बदलकर इको करने की सहमति जताई। इसमें आपका बेनिन हो गया, बुर्किना फासो हो गया, गिनी बिसाऊ हो गया, ठीक है, आइवरी कोस्ट हो गया, माली, नाइजर, सेनेगल और टोगो। ये 5 नहीं, आई थिंक ये आपका बेनिन 1 हो गया, बुर्किना फासो 2 हो गया, गिनी बिसाऊ 3 हो गया, आइवरी कोस्ट 4 हो गया, माली 5 हो गया, नाइजर 6 हो गया, सेनेगल 7 हो गया और टोगो 8 हो गया। तो ये कुल 8 कंट्री, सॉरी माफ कीजिएगा, कुल 8 कंट्री जो था वो अपना CFA फ्रैंक से नाम बदलकर इको सहमति जताई। ठीक है, 8 पश्चिम अफ्रीकी देश ने अपनी आम मुद्रा का नाम बदलकर इको करने के लिए सहमति व्यक्त की और अपने पहली मुद्रा CFA फ्रैंक को लिंक को पूर्व औपनिवेशिक शासक फ्रांस से जोड़ दिया। ठीक है, तो ये इसका आंसर 8 है। यहाँ पे आप लोग नोट डाउन कर लीजिएगा, इसका आंसर 8 है। ठीक है, अब मूव करते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, अक्टूबर 2019 में किसने BCCI के 39वें अध्यक्ष के रूप में कार्यभार संभाला? यानी 39th आपके अध्यक्ष कौन बने हैं BCCI के? तो ये सौरव गांगुली, जो हमारे देश के कोलकाता से ये बिलोंग्स करते हैं, इनको दादा भी बोलते हैं और काफ़ी स्मार्ट पर्सनालिटी थे और इनका बैटिंग तो पूछिए मत, ताबड़तोड़ बैटिंग करते थे और काफ़ी एग्रेशन इनमें था। आप लोग सब जानते होंगे, जो भी क्रिकेट से संबंध रखते हो, जो भी क्रिकेट जानते होंगे, जो भी लोग क्रिकेट खेलते होंगे या जो भी लोग क्रिकेट देखते होंगे, उन्हें तो पता होगा ही। तो ये 39वें अध्यक्ष बने हैं सौरव गांगुली। इसके पहले BCCI के अध्यक्ष कौन थे? इसका आंसर आप लोग को कमेंट में देना है, तो आप लोग बिल्कुल कमेंट जरूर कीजिएगा। ठीक है, अब मूव करते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न काफ़ी शानदार है कि हैदराबाद शहर के संस्थापक कौन थे? काफ़ी शानदार प्रश्न है, आप लोग को पता होगा। ये हैदराबाद जो शहर बसाया गया था वो चिंगलीज खान के द्वारा बसाया गया था और चिंगलीज खान का एक अन्य नाम था निज़ाम उल मुल्क। ये इनको उपाधि दिया गया था। ठीक है, निज़ाम उल मुल्क का उपाधि दिया गया था किनको? चिंगलीज खान का। तो आप लोग इनका नाम नोट डाउन कर लीजिएगा। मैं लिख नहीं सकता हूँ, मैं बोल दिया हूँ कि हैदराबाद जो शहर का संस्थापक थे वो चिंगलीज खान थे। ठीक है, और इनका उपाधि निज़ाम उल मुल्क का दिया गया था। ठीक है, हैदराबाद के इतिहास का निर्माण अनेक राज्यों व शासकों जैसे चालुक्य वंश, काकतीय वंश हो गया, निज़ामों और अंग्रेजों के द्वारा हुआ था। ठीक है, इसी के कारण उसका इतिहास अत्यधिक विविधपूर्ण रहा है। ठीक है, तो ये जो हैदराबाद शहर है वो निज़ाम उल मुल्क के द्वारा आपका स्थापना किया गया था। ठीक है, अब मूव करते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, सामान्यतः F7 की का उपयोग माइक्रोसॉफ्ट वर्ड, आउटलुक आदि जैसे माइक्रोसॉफ्ट प्रोग्राम में किया जाता है। तो जो F7 की है उसका यूज कहाँ किया जाता है? तो F7 जो है वो
मोस्टली जगह पे मोस्टली जब क्या इसका जो यूज होता है वो प्रायः स्पेलिंग और ग्रामर को जांचने किया जाता है। अगर जो आप कुछ चीज़ें लिख रहे हैं, तो अगर जो आप एक पैराग्राफ लिखे हैं, ठीक है, तो पैराग्राफ में कभी कभी क्या होता है कि कहीं कहीं आपका कोई वर्ड्स को अच्छी तरीके से नहीं लिख पाते, मतलब करेक्ट नहीं लिख पाते हैं, कोई वर्ड मिस कर गया, कोई लेटर मिस कर गया, तो ये F7 जब टैप करोगे ना, तो माइक्रोसॉफ्ट वर्ड या आउटलुक है, वहाँ पे आपको वो कोई भी मिस स्पेल रहेगा तो वो चेक करेगा, या फिर आपको कोई लिखे हो और ग्रामर में कुछ प्रॉब्लम है तो वो F7 के थ्रू ये आपका जांच किया जाता है, ठीक है। तो ये हमारा क्वेश्चन कंप्यूटर से था और काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न था। F7 से क्या होता है, स्पेलिंग और ग्रामर को जांचने के लिए इसका यूज किया जाता है। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार 2019 के लिए कितने लोगों को चुना गया है? हालांकि अब तो 2020 का राजीव गांधी का खेल पुरस्कार मतलब देने का ये हुआ, ये जो है वो 2019 का है, क्योंकि ये एग्जाम आपका 2020 में हुआ था, उस समय आपको राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार नहीं मिला था। तो ये जो है वो 2 लोग को उस पर दिया गया था। कितने लोग को दिया गया था? 2 लोग को दिया गया था। एक थे आपका दीपा मलिक थे, जो कि आपके महिला पैरा एथलीट थे, और एक रेसलर थे जिनका नाम बजरंग पुनिया था, ठीक है। 2 थे कौन कौन? एक दीपा मलिक और एक बजरंग पुनिया। रेसलर थे एक आपका बजरंग पुनिया, और दीपा मलिक जो थे वो महिला पैरा एथलीट थे। तो इन दोनों को आपके राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार 2019 से सम्मानित किया गया था। ये आपका जो खेल रत्न पुरस्कार तो कब जाता है? तो ये आपका नेशनल स्पोर्ट्स डे पे, नेशनल स्पोर्ट्स डे यानी 29 अगस्त को हमारे देश के ध्यानचंद्र जी का नाम सुने होंगे, ठीक है। तो उनके जन्मदिन के अवसर पर नेशनल स्पोर्ट्स डे मनाया जाता है और प्रेसिडेंट के द्वारा खेल रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया जाता है। ध्यानचंद के जन्मदिन के अवसर पर 29 अगस्त को हर साल नेशनल स्पोर्ट्स डे के रूप में मनाया जाता है। आप लोग को सबको पता होगा, आप लोग सब अच्छे प्रिपरेशन कर चुके हैं, तो आप लोग तो पता ही होगा हर चीज़, ठीक है। अब ये जो 2020 में खेल रत्न पुरस्कार का ये था, तो वो किनको मिला, ठीक है। इस बार जो है वो 62 प्लेयर्स और कोच सहित सम्मानित करने का घोषणा किया गया था, ठीक है। इस साल खेल रत्न के लिए क्रिकेटर आपको सबको पता होगा रोहित शर्मा को मिला, ठीक है, और रेसलर विनेश फोगाट, महिला हॉकी खिलाड़ी रानी रामपॉल, और टेबल टेनिस खिलाड़ी मनिका बत्रा, और रियो पैरालंपिक के गोल्ड मेडलिस्ट हाई जंपर थे मरियप्पन, ठीक है। इन्हें आपको खेल रत्न राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया गया, ठीक है। तो ये कुछ लोग हैं। इसके बाद एक इंपॉर्टेंट फैक्ट्स और है आप लोगों के लिए। पहले जो था आपका खेल रत्न पुरस्कार दिया था, उसका जो प्राइस था वो 7.5 लाख था। अब इसमें 300% का इजाफा किया गया और अब 25 लाख खेल रत्न पुरस्कार के रूप में दिया जाता है, ठीक है। जो आपका अर्जुन पुरस्कार था वो 5 लाख जाता था, तो अब इसको 15 लाख कर दिया गया है, ठीक है। तो अब जो भी खेल पुरस्कार है वहाँ पे भी लोगों को इजाफा किया जा रहा है, पैसों में इनाम के राशि में इजाफा किया जा रहा है। तो पहले 7.5 लाख था आपका राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार का अवार्ड जो मिलता था, वो 7.5 लाख दिया जाता था, अब 25 लाख दिया जाता है, ठीक है। तो ये जो राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार 2019 में 2 लोगों को, कौन कौन थे आप लोगों को सबको पता है, फिर से बता देते हैं एक बार। एक थे बजरंग पुनिया और दूसरा कौन थे? दीपा मलिक। और इस बार एक क्रिकेटर रोहित शर्मा को मिला है, और बाकी किनको मिला है आपको पता है ना, मैं भी बताया हूँ ना किनको मिला है। तो एक हो गया आपको रोहित शर्मा, दूसरा हो गया विनेशा फोगाट, तीसरा हो गया आपके रानी रामपॉल, चौथा हो गए मनिका बत्रा, और 5वां हो गए आपका मरियप्पन थांगवालू, ठीक है। तो ये जो है कुछ लोग 2019 का और 2020 का, तो ये सारे मैं फैक्ट्स आप लोग क्लियर कर पाया हूँ। तो आप लोग करना क्या है, वीडियो को लाइक करना है, बिल्कुल आपको इग्नोर नहीं करना है, वीडियो को लाइक करना है। और अगर जो आप लोग के दोस्त हैं जो एलडीसी का प्रिपरेशन कर रहे हैं, शिक्षक का प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो उन लोगों को भी वीडियो शेयर करें ताकि उन लोगों का भी फायदा हो सके, ठीक है। तो चलिए आज का 11वां प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, चाणक्य उपन्यास जिसे 2019 में साहित्य अकादमी अवार्ड से सम्मानित किया गया था, किस भाषा में लिखा गया था? तो जो चाणक्य उपन्यास है इसे साहित्य अकादमी अवार्ड से सम्मानित किया गया। जिन्हें भी साहित्य अकादमी का अवार्ड मिलता है, हर साल मिलता है, तो वो जो होता है आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट बनता है, ठीक है। तो वैसे चीज़ों को आप लोग को बिल्कुल इग्नोर नहीं करना है। जो भी चीज़ें ऐसे होते हैं तो आप लोग को नोट डाउन करना है, वो चीज़ों को आपको याद करना है। तो ये असमिया है, ठीक है। असमिया एक चाणक्य उपन्यास है, इसका लेखक जय श्री गोस्वामी है। जय श्री गोस्वामी महंत इनका पूरा नाम है, ठीक है। इन्हें साहित्य अकादमी अवार्ड से सम्मानित किया गया, ठीक है। तो ये जो अब का साहित्य अकादमी अवार्ड है, या साहित्य अकादमी अवार्ड क्यों दिया जाता है, तो ये जो है वो भारत में साहित्य के क्षेत्र में प्रावधान है, ठीक है, और इसे साहित्य क्षेत्र में प्रदान किया जाता है। यह एक प्रतिष्ठित पुरस्कार है जिसका आयोजन साहित्य अकादमी पुरस्कार करती है। भारत में मान्यता प्राप्त प्रत्येक भाषा की बेस्ट बुक
को इसके माध्यम से सम्मानित किया जाता है। जो भी अच्छे अच्छे बुक लिखते हैं, जो भी अच्छे अच्छे उपन्यास लिखते हैं, उन्हें ये आपका साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया जाता है। भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल सभी 22 भाषाओं के साथ राजस्थानी और अंग्रेजी, अब क्या होगा, पहले तो 22 भाषा आपका संविधान में दिया है और 2 कौन, राजस्थानी और अंग्रेजी, कुल मिला के 24 भाषाओं को दिया जाता है। ठीक है, ये जो अवार्ड है वो पहली बार पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा साहित्य अकादमी पुरस्कार को स्थापना किया गया था। ठीक है, इसकी शुरुआत 1955 में किया गया था। कब किया था? 1955 में पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा इसका स्टार्टिंग किया गया था। तो जो 2019 का साहित्य अकादमी पुरस्कार है वो असमिया पुस्तक को दिया गया, जिसका लेखक कौन है? जय श्री गोस्वामी महंत। कौन है? जय श्री गोस्वामी महंत। तो ये बुक आप लोग के लिए इंपॉर्टेंट था। तो चलिए अब मूव करते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है 25 डिग्री सेंटीग्रेड या 77 डिग्री फ़ारेनहाइट पर आसुत जल में ध्वनि की अनुमानित गति कितनी होती है? तो ध्वनि की अनुमानित गति 1498 मीटर पर सेकंड होता है। ठीक है, 1498 मीटर पर सेकेंड आपका 25 डिग्री सेंटीग्रेड पर आसुत जल में ध्वनि की अनुमानित गति होती है। तो ये आपका जो आसुत जल है वो क्या होता है? तो आसुत जल का इंग्लिश होता है डिस्टल्ड वाटर। क्या होता है? डिस्टल्ड वाटर। तो आसुत जल वह जल होता है जिसकी अनेक अशुद्धियां को आसवन के माध्यम से हटा दिया जाता है। जितना भी इसमें अशुद्धि पाया जाता है उसको आसवन विधि के द्वारा इसको हटा दिया जाता है। ठीक है, आसवन में पानी को उबालकर उसकी भाप को एक साफ कंटेनर में संग्रहित किया जाता है। यह पीने के उपयुक्त बिल्कुल नहीं होता है क्योंकि इसमें जीवन के लिए आवश्यक लवण की अनुपस्थिति होती है। इसका उपयोग चिकित्सीय कार्यों जैसे दवाई बनाने में, सल उपकरणों में, ये सब चीज़ों में इसका यूज किया जाता है। ठीक है, तो ये आपका आसुत जल के बारे में हुआ। और ये 25 डिग्री सेंटीग्रेड या 77 डिग्री फ़ारेनहाइट पर आसुत जल की ध्वनि की अनुमानित गति कितना होता है? 1498 यानी 1498 मीटर पर सेकंड होता है। ठीक है, अब मूव करते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है गुप्त काल का प्रसिद्ध दशावतार मंदिर जिस उत्तर भारत के प्रमुख पंचायतन मंदिरों में से एक माना जाता है वो कहाँ स्थित है? मंदिर का नाम है दशावतार मंदिर। ठीक है, जो आपका यूपी के ललितपुर जिले के देवगढ़ में स्थित है। कहाँ? यूपी के ललितपुर जिले के देवगढ़ में ये स्थित है। यह भगवान विष्णु को समर्पित है। यहाँ भगवान विष्णु की प्रतिमा है, भगवान विष्णु के लिए ये मंदिर बनाया गया है। यहाँ आप भगवान विष्णु के 10 अवतार को दर्शन कर सकते हैं। जैसे आप 10 अवतार हो गया यानी भगवान विष्णु का 10 अवतार का आप दर्शन कर सकते हैं। ठीक है, और यही नहीं, मंदिर के द्वार पर गंगा और यमुना आपका देवियों की नक्शी की गई है। ठीक है, तो ये जो है वो देवगढ़ में, ललितपुर जिला में, यूपी के ललितपुर जिले में देवगढ़ में दशावतार मंदिर है। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला प्रश्न है भारत में कौन सा बैंक मुद्रा नोट छापता है? मतलब जो मुद्रा नोट छापा जाता है वो किस बैंक के द्वारा छापा जाता है? तो ये आरबीआई के द्वारा मुद्रा नोट को छापा जाता है। तो ये क्वेश्चन आप लोग जानते ही होंगे। जो मुद्रा नोट जो छापा जाता है ना वो आरबीआई के द्वारा छापा जाता है। अब मूव करते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है भारत में निर्मित प्रथम कच्चे तेल के पाइपलाइन का नाम क्या है? तो ये नाहरकटिया नोनमती बरौनी पाइपलाइन है जो कि भारत के निर्मित प्रथम कच्चे तेल का पाइपलाइन था। ठीक है, द पाइपलाइन रन्स फ्रॉम नाहरकटिया असम टू द रिफाइनरी एट नूनमती असम एंड टू बरौनी बिहार। ठीक है, ये 1962 में आपका इस्टेब्लिश किया गया था और ये बिहार में आपका बरौनी पहुंचता है और नाहरकटिया जो है वो असम के आसपास में और नूनामती। ठीक है, नाहरकटिया नूनामती बरौनी पाइपलाइन जो है वो भारत के निर्मित प्रथम कच्चे तेल के पाइपलाइन है। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला प्रश्न है सरकारिया आयोग ने अपनी रिपोर्ट कब प्रस्तुत की थी? ये 1988 में, 1988 यानी 1988 में सरकारिया आयोग ने अपना रिपोर्ट प्रस्तुत किया था। तो ये सरकारिया आयोग था क्या और इसे किसके द्वारा प्रस्तुत किया गया था? तो ये सब फैक्ट जानना चाहिए हम लोग को। तो सरकारिया आयोग का गठन भारत सरकार ने जून 1983 में इसका स्थापना जो सरकारी आयोग का गठन किया गया था। ठीक है, इसके अध्यक्ष सर्वोच्च न्यायालय के सेवानिवृत्त न्यायाधीश न्यायमूर्ति रंजीत सिंह सरकारिया थे। इनका क्या नाम था? रंजीत सिंह सरकारिया। ये जो थे वो आपके सेवानिवृत्त न्यायाधीश थे। ठीक है, इसका कार्य जो आपका सरकारी आयोग था, इसका कार्य जो था वो भारत के केंद्र राज्य संबंधों से संबंधित शक्ति संतुलन पर अपनी संस्तुति देना था। ठीक है, ये 1988 में अपना
रिपोर्ट प्रस्तुत किया था। कौन सा आयोग था? सरकारी आयोग। ऐसा किसके द्वारा प्रस्तुत किया गया था? तो ये सेवानिवृत्त न्यायाधीश न्यायमूर्ति रंजीत सिंह सरकारिया। ठीक है, तो ये हमारा आज का 16वां प्रश्न था। अब मूव करते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है अपसौरिक यानी एपिहेलॉन की परिघटना के दौरान पृथ्वी और सूर्य के बीच अनुमानित दूरी कितनी होती है? एपिहेलॉन और कौन सा होता है? एपिहेलॉन होता है, एक पेरीहेलॉन होता है। एपिहेलॉन और पेरीहेलॉन। एप्सॉरिक होता है, एक होता है उपसौरिक। ठीक है, एप्सॉरिक और उपसौरिक। तो एप्सॉरिक जो होता है यानी एप्सॉरिक जो होता है, एपिहेलॉन होता है, उसके परिघटना के दौरान पृथ्वी और सूर्य के बीच की अनुमानित दूरी कितना होता है? 152 मिलियन किलोमीटर, 152 मिलियन किलोमीटर। जब अपसौरिक होता है तो पृथ्वी और सूर्य के बीच में अनुमानित दूरी होता है। ठीक है, तो ये जो था वो आपका 17वां प्रश्न था। और इसमें अपसौरिक के बारे में और जानिए। तो जो अपसौरिक है वो जुलाई के महीने में पृथ्वी सूर्य से कुछ दूर चली जाती है, इसे अपसौरिक कहते हैं। ठीक है, जो पृथ्वी है वो सूर्य से थोड़ा डिस्टेंस पे चला जाता है और ये जुलाई के महीने में अक्सर होता है, तो इसे ही अपसौरिक बोलते हैं और इसको इंग्लिश में एपिहेलॉन कहते हैं। अब उपसौरिक क्या होता है? तो ये जनवरी के महीने में होते हैं। इसमें सूर्य और पृथ्वी के बीच की दूरी कम हो जाती है, जिसे उपसौरिक या आपका पेरीहेलॉन कहते हैं। पेरीहेलॉन होता है सूर्य और पृथ्वी के बीच में डिस्टेंस कम जाना, और आपका एपिहेलॉन होता है सूर्य और पृथ्वी के बीच में दूरी को बढ़ जाना। ठीक है, तो ये अपसौरिक यानी एपिहेलॉन और परसौरिक उपसौरिक आपका पेरीहेलॉन। उपसौरिक मतलब पेरीहेलॉन हो गया और अपसौरिक मतलब एपिहेलॉन हो गया। तो ये आप लोग को समझ में आया होगा। तो समझ में आ रहा है तो वीडियो को लाइक करना बिल्कुल भी नहीं भूलना है। ठीक है, अब मूव करते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है वायुमंडल ओजोन का अधिकांश भाग वायुमंडल के किस परत में पाया जाता है? जो ओजोन लेयर होता है वो वायुमंडल के कौन सा परत में होता है? तो आप लोगों को सबको पता होगा कि जो आपका ओजोन लेयर है, जो अल्ट्रावायलेट रे को आने से रोकता है, वो समताप मंडल में होता है। कहां होता है? आपका स्ट्रेटोस्फेयर में होता है। ओजोन परत जो होता है वो पृथ्वी के समताप मंडल के निचले भाग में पृथ्वी की सतह पर लगभग 10 किलोमीटर से 50 किलोमीटर के बीच में 10 किलोमीटर से 50 किलोमीटर की दूरी तक पाई जाती है। ठीक है, यह सूर्य से अल्ट्रावायलेट रेज को पृथ्वी तक आने से रोकती है। इसकी मोटाई मौसम और भौगोलिक दृष्टि से बदलती रहती है। ठीक है, इसका जो आपका मोटाई होता है, ये समताप मंडल का जो आपका मोटाई होता है वो आपका भौगोलिक दृष्टि से और मौसम के जैसे चेंज होता है उसके कारण ये आपका मोटाई बदलता रहता है। तो ये 10 से 50 किलोमीटर के बीच में आपका समताप मंडल होता है पृथ्वी के दूर। ठीक है, और ये आपका अल्ट्रावायलेट रेज को आने से रोकता है। ठीक है, तो ये हमारा आज का 18वां प्रश्न। अगला प्रश्न है इनमें से कौन सा टीन का प्रतीक है? तो एसएन से टीन को डिनोट करते हैं। एसएन से आपको टीन को डिनोट करते हैं, जिसका नाम होता है अस्टैनम। क्या होता है? अस्टैनम, STANNUM। इसका परमाणु संख्या होता है 50। ठीक है, जो परमाणु संख्या होता है इसका 50 होता है टीन का। ठीक है, टीन का क्या होता है? प्रतीक होता है एसएन होता है। ठीक है, अगला प्रश्न है भटियाली निम्नलिखित में राज का लोक संगीत है। जो भटियाली है वो निम्नलिखित में से कौन से राज का लोक संगीत है? तो ये पश्चिम बंगाल का जो है वो भटियाली जो है वो लोक संगीत है। भटियाली इज अ फॉर्म ऑफ फोक म्यूजिक इन बोथ बांग्लादेश एंड वेस्ट बंगाल। भटियाली इज अ रिवर सॉन्ग मोस्टली संग बाई बोटमैन व्हाइल गोइंग डाउन स्ट्रीम ऑफ द रिवर। ये जो भटियाली जो है वो बांग्लादेश और वेस्ट बंगाल के क्षेत्र में आपका गाया जाता है। और ये जो भटियाली सॉन्ग है वो मोस्टली गाया जाता है बोटमैन के द्वारा, जो आपका नाविक होता है उसके द्वारा गाया जाता है। और जब वो आपके मतलब डाउन स्ट्रीम्स करते हैं रिवर में अपने बोट को, तब ये भटियाली सॉन्ग गाया जाता है। तो ये जो लोक संगीत है वो पश्चिम बंगाल और बांग्लादेश के क्षेत्र में ये गाया जाता है। आपका बांग्लादेश भी आपके पश्चिम बंगाल के आसपास में ही है, तो इसलिए जो भटियाली संगीत है, जो भटियाली म्यूजिक है, वो पश्चिम बंगाल के आसपास में गाया जाता है। अब मूव करते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में राज्य में विधानसभा का गठन का प्रावधान है? तो राज्य में जो आपका विधानसभा का गठन होता है वो आर्टिकल 168 के थ्रू होता है। ठीक है, तो ये भारतीय संविधान के अनुच्छेद 168 में राज्य में विधानसभा के गठन के बारे में दिया गया है। ये जो क्वेश्चन था वो पॉलिटी से था। अब मूव करते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है भारत के जीडीपी में अर्थव्यवस्था के किस क्षेत्र की हिस्सेदारी सबसे अधिक है? तो जो सेवा क्षेत्र है, जो सर्विस क्षेत्र है, उसमें भारत की जीडीपी में अर्थव्यवस्था का जो क्षेत्र है वो सबसे
उच्चतम लेवल का है, ठीक है। एग्रीकल्चर में लगभग 70% है, इंडस्ट्री में 37% है, और सर्विस सेक्टर में जो है वो 53%, जो सबसे ऊंचा कैटेगरी, सबसे ऊपर में है। तो जो सर्विस क्षेत्र है वो हमारे देश के इकोनॉमी में सबसे ऊपर पे स्थित है जीडीपी में, ठीक है। तो ये हमारा आज का 22वां प्रश्न था। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से पौधे के किस हिस्से में विभेदित काय नहीं होता है? जो विभेदित काय होता है वो पौधे के किस पार्ट में नहीं होता है? आपका टेरिडोफाइटा में होता है, जिम्नोस्पर्म में होता है, ब्रायोफाइटा में होता है, लेकिन थाइलोफाइटा में विभेदित काय नहीं होता है, ठीक है। थाइलोफाइटा के अंतर्गत कौन कौन आता है? कवक आ जाता है, शैवाल आता है, और लाइकेन आता है, ठीक है। थाइलोफाइटा को आपको एंजियोस्पर्म बोलते हैं, ठीक है, ये एंजियोस्पर्म का पार्ट भी है। तो जो आपका विभेदित काय है वो आपका टेरिडोफाइटा में होता है, जिम्नोस्पर्म में होता है, और ब्रायोफाइटा में होता है, लेकिन थाइलोफाइटा में नहीं होता है। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, 2004 में हिंद महासागर सुनामी की तीव्रता कितनी थी? जो 2004 में हिंद महासागर में जो आपका सुनामी आया था, हिंद महासागर के क्षेत्र में जो आपका सुनामी आया था, उसका तीव्रता कितना था? तो ये 9.1 था, 9.15 था उसका तीव्रता था, ठीक है। 2004 में जो आपका आया था, आपका 26 दिसंबर 2004 में भारत सहित दक्षिण पूर्व एशिया में हिंद महासागर में उठी लहरों की वजह से कई तटीय शहरों में इसकी आपका कहर बरपा था, ठीक है, इस सुनामी का कहर बरपा था। हिंद महासागर में 9.15 की तीव्रता वाले भूकंप की सुनामी लहर पैदा किया। इसमें भारत, श्रीलंका, इंडोनेशिया सहित कुछ और देशों में लाखों लोग मारे गए थे, ठीक है। तो ये 2004 में आपका हिंद महासागर में जो सुनामी का तीव्रता था वो 9.1 था। कितना था? 9.15 था, ठीक है। अब मूव करते हैं आज का आखिरी प्रश्न की तरफ, जिसका इंतजार आप लोग को काफी बेसब्री से था कि सर अब कितना लंबा लीजिएगा लेक्चर, अब तो खत्म कर दीजिए। तो चलिए आप लोग का बात मानते हुए आज के आखिरी प्रश्न पर रुख करते हैं। प्रश्न है, मिस यूनिवर्स 2019 किस देश के मूल निवासी थे? जो मिस यूनिवर्स हुए थे 2019 में, 2019 में जो हुए थे वो किस देश के मूल निवासी थे? तो ये दक्षिण अफ्रीका के मूल निवासी थे, जिनका नाम था जोसेविनी टूजी। क्या नाम था? जोसेविनी टूजी थे, जो कि आपके साउथ अफ्रीका के निवासी थे। हालांकि यहाँ पे थोड़ा सा एरर हो गया, थोड़ा सा हमसे गलती हो गया, आप लोग माफ कीजिएगा। तो जो आपके मिस यूनिवर्स 2019 के रहे थे, जिनका नाम था जोसेविनी टूजी, और ये आपके दक्षिण अफ्रीका के निवासी थे, ठीक है। तो ये था आज का एलडीसी का यानी सीएचएसएल का पेपर था। 2010 में जो आपका एग्जाम हुआ था उसका पेपर था, और ये 10 अक्टूबर 2020 को हुआ था। आई होप आप लोग को वीडियो अच्छा लगा हो। तो वीडियो अच्छा लगा तो क्या करना है आपको? वीडियो को लाइक करना है, अपने लोगों में शेयर करना है, और कमेंट भी करना है। जो मैं प्रश्न पूछा हूं उसका आंसर भी आप लोग को देने हैं। तो वीडियो के रास्ते बने रहने के लिए बहुत बहुत आभार। बहुत जल्द मिलते हैं अगले वीडियो के साथ में। जय हिंद।